नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशिष्ट मिश्रा और आप जुड़ चुके हैं द विशिष्ट इनसाइट्स चैनल से। दोस्तों, हम आज ज्योग्राफी का नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी मॉड्यूल से मतलब कि भूगोल सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। इनफैक्ट भूगोल सब्जेक्ट किस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि भूगोल आप नेट के लिए भी पढ़ते हैं, नेट जीआरएफ एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ते हैं, भूगोल आप अपने ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी पढ़ते हैं, भूगोल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ते हैं, स्टेट पीसीएस के लिए भी पढ़ते हैं और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ते हैं। तो ये जो अपना ज्योग्राफी का मॉड्यूल होने वाला है, ये किस एग्ज़ाम को टारगेट करेगा? तो ये आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के टारगेट के हिसाब से बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के हिसाब से बनाया गया है, जिस तरह का क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग पूछता है। अब आप कहोगे कि सर भूगोल में क्या बदल जाता है? क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दूसरी भूगोल पूछी जाती है? क्या राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षा में स्टेट पीसीएस के एग्जाम में दूसरी ज्योग्राफी पूछी जाती है? नेट के एग्जाम में दूसरी ज्योग्राफी पूछी जाती है? यूनिवर्सिटी लेवल में दूसरी? नहीं, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी ही हर जगह, बस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है और आपके आंसर की अप्रोच अलग अलग होती है, जो एग्जाम की डिमांड के हिसाब से होती है। ठीक है, नेट जीआरएफ में सेम क्वेश्चन को आपको अगर रिटन में लिखना हुआ तो आपको हो सकता है 400 वर्ड में, 500 वर्ड में, यूनिवर्सिटी में आपको 400-500 वर्ड में लिखना होगा, 1000 वर्ड में हो सकता है लिखना हो सेम क्वेश्चन को, सेम आंसर को। हो सकता है यूपीएससी में वही चीज़ पूछी जाए 150 वर्ड में, 250 वर्ड में। ठीक है, स्टेट पीसीएस में वही चीज़ पूछी जाए 100 वर्ड में, है ना? तो आंसर देने का अप्रोच आपका बदल जाएगा सेम क्वेश्चन के लिए। तो सर हम क्या क्या यहाँ पर कवर करने वाले हैं? तो मेरा मुख्य उद्देश्य होगा यहाँ पर ज्योग्राफी को आपको इस तरह से तैयार कराना कि आप यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स और मेंस और उसके अलावा स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस, यानी कि पीसीएस के एग्जाम जो अलग अलग स्टेट में होते हैं और यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में ज्योग्राफी यानी भूगोल जो पूछा जाता है वो किस तरह से आपके पूछा जाता है, उनको कवर कराना। तो सर क्या प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होंगे? बिल्कुल, बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की होने वाली है। यहाँ पर बहुत डेप्थ में जाएंगे, उतना, हालांकि उतना ही जाएंगे जितना एग्जाम के आसपास, जितना एग्जामिनर जितना कठिन पूछ सकता है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि कितना कठिन पूछ सकता है? प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया लगता है। आप जिस भी एग्जाम के हों, मेरे यहाँ कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप उन चीज़ों को प्रीवियस ईयर पेपर से करके देखिए, तो आप देखोगे कि आपके एग्जाम में कितने लेवल का आता है, उस लेवल का आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस के बच्चे, जुडिशरी के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बच्चे, संघ लोक सेवा की परीक्षाओं के बच्चे और किसी वनडे एग्जामिनेशन के भी बच्चे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फैक्ट भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जो तथ्य होता है, पहले आपको सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो तथ्यात्मक जानकारी होती है, फैक्चुअल नॉलेज होता है, वो आपको बताया जाता है। अब क्या हिसाब किताब है अलग अलग एग्जामों में? अगर प्रीलिम्स को आप देखो, केवल प्रारंभिक परीक्षा को देखो, जहाँ ऑब्जेक्टिव का टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर क्या है कि आपका यूपीएससी में आप देखोगे तो 2010-11 के बाद कुछ ऐसा पैटर्न बना है कि वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि सिद्धांतों पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आराम से, ज्योग्राफी में किसी का कॉन्सेप्ट पता है, बहुत आराम से क्वेश्चन को हल कर ले जाओगे। लेकिन अब इधर 2020-22 के बाद देखा ये गया कि कॉन्सेप्ट तो है ही यूपीएससी के पेपर में, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि आपको हर चीज़ याद ही करना हो। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप फैक्ट पूरी तरह से छोड़ के जाएं, है ना? आपकी रिवर कौन सी कहाँ पे फ्लो करती है, किस रिवर के किनारे कौन सी सिटी है, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गई यूपीएससी की बात, यानी कि कल्मिनेशन ऑफ फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन का कल्मिनेशन है यूपीएससी प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एग्जाम। स्टेट पीसीएस एग्जाम में प्रायः फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जुडिशरी के एग्जाम में प्रायः फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में प्रॉब्लम क्या है फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ, कि आपको जब तक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। फैक्चुअल आप कितना रटोगे, कितना क्रैम्प करोगे चीज़ों को, है ना? तो आपको जब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी तो आप फैक्चुअल चीज़ों को याद भी कर पाओगे। जिस चीज़ को समझ लोगे वो चीज़ याद करने में भी, लर्न करने में भी आसानी होगी। तो आपको कहीं ना कहीं फैक्ट को याद करने के लिए, फैक्ट को तैयार करने के लिए कॉन्सेप्चुअल होना बहुत ज़रूरी होगा। तो मेरी पूरी क्लास इसी पे आधारित रहेगी कि पहले चीज़ों के कॉन्सेप्ट बताए जाएं,
फिर उनसे रिलेटेड फैक्ट को आपको दिया जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी चलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल नॉलेज दोनों साथ साथ चलेंगे। यानी कि हम यूपीएससी की परीक्षा जिसमें कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा था लगातार, अब उसमें फैक्चुअल भी पूछा जाने लगा। दूसरा स्टेट पीसीएस जिसमें लगातार फैक्चुअल पूछा जा रहा था, अब कॉन्सेप्चुअल भी पूछा जाने लगा। इस साल का आप यूपी के पीसीएस का एग्जाम देखेंगे तो उसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज काफ़ी पूछा गया ज्योग्राफी का, ठीक है। 69th बीपीएससी को देखेंगे तो उसमें कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी गई है। यानी अब स्टेट पीसीएस भी कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से नाता था। यानी अब आपका इमल्गमेशन हो गया कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल का। केवल फैक्ट रट लिया कि ये नदी इधर से होकर बहती है, ये नदी यहाँ पे बहती है, ये नदी इस समुद्र में गिरती है, सूर्य इसके चारों ओर चक्कर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इतने देर में लगाती है, इतने घंटे में लगाती है, सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी ये है, ये पर्वत यहाँ पर स्थित है, ये पहाड़ यहाँ पर स्थित है, ये झरना यहाँ पर स्थित है, ये वाटरफॉल यहाँ पर स्थित है ना, ये ट्रेंच यहाँ पर बना हुआ है, ये। तो इतना रट लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है एक स्टेटमेंट में, एक ही में फैक्चुअल। तो आप पूरा सार ये है, पूरा क्रक्स ये है स्टोरी का कि आपको कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों पे अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। मैं दोनों यहाँ पर आपको तैयार कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन फोकस अपना कॉन्सेप्ट पे रहेगा। फैक्ट जहाँ पर है, फैक्ट आपको क्लास में याद नहीं कराए जा सकते, बताए ही जा सकते हैं कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो याद करने की जहाँ कुछ तरकीब होगी, जहाँ कुछ ट्रिक होगी, तो हम आपको उन ट्रिक्स से समझाने की कोशिश करेंगे। वी वुड ट्राई टू give some trick to learn those factual information and आपको कॉन्सेप्ट तो साथ साथ बताया ही जाएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता दी जाएंगी एंड वी एक्सपेक्ट दैट कि आप उन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्रैम्प करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ अगर चलते चलेंगे फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल, तो बहुत आराम से आगे आने वाले 40-45 घंटे में, यानी 20-22-25 क्लासों में, मैक्सिमम 25 क्लासों में आप ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे। तो सर ये क्लासेस होंगी कहाँ पर? तो अब ये बात हो गई कि ये क्लासेस कितने दिन में चलेंगी। तो 20-22, बहुत चल गई तो 25 दिन की क्लासेस होंगी। 1.5 से 2 घंटे, बहुत चल गई तो 2-2.25 घंटे क्लास चलेंगी, ठीक है। मैक्सिमम 2 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी अपनी, ठीक है। 2 से 2.25 घंटे की क्लासेस होंगी, ठीक है। तो सर ये क्लासेस होंगी कहाँ पे? तो ये फर्स्ट क्लास है इस पूरे मॉड्यूल की, जो कि आपको फ्री यूट्यूब पर मिल रही है। लेकिन इसकी सेकेंड क्लास से हम आपको इसका एक्सेस, ये चूँकि पेड क्लासेज हैं, आप देख रहे हो विशिष्ट इनसाइट्स। अगर आप स्पेलिंग सही लिखोगे विशिष्ट की और इनसाइट्स की, तो www.vishistinsights.in ये वेबसाइट है हमारी। इस पर आप जाओगे और इस मॉड्यूल को परचेस कर सकते हो। बहुत महंगा नहीं है, 699 के आसपास का इसका रेट रखा गया है। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए, जैसे मार्च आ जाएगा वैसे ही इसका रेट बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर जितनी जल्दी आप करते हो तो आप उतनी जल्दी शुरुआत कर दोगे और ये जो है मौद्रिक हानि से भी, मॉनेटरी लॉस से भी बच जाओगे कि आपने 4-5 दिन देरी कर दी और 400-500 रुपये आपका ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो ये मॉड्यूल अपना इस वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हो और इसी वेबसाइट पर जाकर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। विशिष्ट इनसाइट्स एप्लीकेशन, मोबाइल में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट होता है तो यही है द विशिष्ट इनसाइट्स, आप टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके जुड़ सकते हो और उससे मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। विशिष्ट इनसाइट्स चैनल पर जाएंगे तो वहाँ एक नंबर भी है, इंक्वायरी नंबर, वहाँ इंक्वायरी नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं या उनको व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। तो इतनी सुविधाएँ हैं आपकी हमसे जुड़ने के लिए। और ये पहला मॉड्यूल है तो आपको हो सकता हो कुछ चीज़ें लगे कि बहुत धीरे चल रही हैं, लेकिन बिलीव करिए 40-45 घंटे में हम आपको पूरा ज्योग्राफी का उतना कुछ दे देंगे कि आप 80 से 85% क्वेश्चन कर लोगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। 80 से 85 पूरे पेपर का नहीं, ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी का 80-85%। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ मैं जो ये कह दूँ कि मेरे ही नोट्स से सब कुछ आएगा, मेरे ही नोट्स से 80%। थोड़ा प्रैक्टिकल रहता हूँ मैं, और सब कुछ यूपीएससी के पेपर में सब कुछ प्रेडिक्ट कर देना, या किसी भी एग्जामिनेशन में कोई टीचर अगर ये प्रेडिक्ट कर दे कि सब कुछ मेरे बढ़ाने से ही आएगा, तो झूठ नहीं बोलता भाई मैं। सीधी सी बात है, अगर आप सब कुछ पढ़ लोगे जितना मैंने बता दिया है तो 80% तक क्वेश्चन कर ले जाओगे। कुछ डायरेक्ट कर ले जाओगे, कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे मेरी बताई हुई बातों का, तो उनका यूज करके कर ले जाओगे। सारे क्वेश्चन वो भी डायरेक्ट नहीं मिलने वाले। एग्जाम में कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है जब से ये आपका इंटरनेट की दुनिया आई है और इंटरनेट में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हुई हैं, तो कंपटीशन बहुत है, पेपर भी टफ आ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं।
तो मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ मेरे पढ़ाए हुए से आएगा, ठीक है, लेकिन जितना मेरा आप पढ़ाया हुआ पढ़ लोगे तो 80% क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। कट ऑफ कितनी जाती है यूपीएससी सीएससी में? 40% के आसपास कट ऑफ है। किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कट ऑफ कितनी है? 55 से 60% की कट ऑफ है। मैं ज्योग्राफी में 80% कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ना। मतलब अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए तो आप 15-16 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भूगोल स्टार्ट करेंगे। अब सब कहोगे कि सर ये हिंदी में पढ़ाओगे कि इंग्लिश में पढ़ाओगे? तो भैया देखो, बातचीत जो होगी ना अपनी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, ठीक है। और जो आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी नोट्स के रूप में, जो ये हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको जो भी समझ में आएगा अपने हिसाब से, जो भी आपका मीडियम है उस हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको क्लास कहाँ मिलेंगे? विशिष्ट इनसाइट्स वेबसाइट पे जाएंगे www.vishistinsights.in, और विशिष्ट इनसाइट्स का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसी वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। अभी प्ले स्टोर पर आपको हो सकता हो ना मिले, लेकिन उस वेबसाइट पर इसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम से ये लिंक मिल जाएगा और आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये आपका 40 से 45 घंटे बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, ठीक है। सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो कौन कौन से एग्जाम के लिए है? यूपीएससी सीएससी को टारगेट करते हुए, स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए, लॉ के एग्जामिनेशन के लिए जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, और वनडे के एग्जामिनेशन के लिए जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो आपको सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए, और फोकस किस पे रहेगा? हमारा कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा। 70% कॉन्सेप्ट, 30% फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको केवल हम बता सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, रटा नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होगी जहाँ पे मुझे लगेगा तो मैं आपको बताते रहूँगा कि भाई ये चीज़ आप ध्यान कर लीजिए, यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी। तो आपको पता लग जाएगा कि याद करना है। बाकी जो चीज़ें याद करनी होगी मैं आपको देते रहूँगा, ये नोट्स आपको मिलते रहेंगे, है ना, सब कुछ मिलते रहेगा। और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी के आकार की। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, जियो मतलब क्या होता है भैया? जियो मतलब क्या होता है? भू, भू धरा धरती, ठीक है। तो भू धरा धरती, उसकी ग्राफी के बारे में, वो कैसी संरचना है, कैसे मूव करती है, कितने देर में मूव करती है, किस वेलोसिटी से चलती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है? इसी को कहा जाता है ज्योग्राफी। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे भैया? ज्योग्राफी। तो हिंदी में भूगोल, भू मतलब भू, धरा, धरती, अर्थ, तो जिसका अर्थ के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, कभी यम को बाहर निकाल देते हैं, अरुण वरुण को बाहर निकालते हैं, अंदर करते रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी ग्रह हैं उनमें से हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो भू के बारे में जिसमें पढ़ना होता है वो ज्योग्राफी है, ठीक। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले पृथ्वी को पढ़ेंगे। पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कैसा है, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर लेयर्स में डिवाइड है, हर लेयर्स की अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लेयर कहाँ पर कैसी है, ठीक है। अगर हम लैटिट्यूडनल मूवमेंट करेंगे तो हमें कैसे क्लाइमेट देखने को मिलेंगे, कैसी जलवायु देखने को मिलेगी, वर्टिकल मूवमेंट करेंगे तो कैसे लेयर्स देखने को मिलेंगे। ये पूरा हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर जाएंगे, ठीक है, पृथ्वी के अंदर खुदाई करके पृथ्वी के अंदर जाएंगे, ड्रिल करेंगे, होल करेंगे, किसी तरह पृथ्वी के अंदर किसी बॉल जैसी संरचना है पृथ्वी, उसके अंदर आप खोद के देखोगे तो क्या मिलेगा, ये हम देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहर, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। पृथ्वी का शेप, तो हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी के शेप से, शेप ऑफ द अर्थ। अब हम आपसे पूछें कि पृथ्वी का शेप कैसा होता है, तो आप कहोगे कि सर गोलाकार होता है, कुछ लोग कहोगे सर पूरी तरह से गोल तो नहीं होता। गोलाकार क्या होता है? स्फेरिकल शेप, ठीक है। द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, और सम ऑफ यू विल टेल मी दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट टोटली स्फेरिकल। तो कई बार पूछा गया, स्टेटमेंट लिखा होता है पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार होता है। तो कई बार हम जब एग्जाम के प्रेशर में होते हैं तो सोचते हैं हाँ पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार होता है। गोलाकार मतलब स्फेयर जैसे एक बॉल होती है, लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं, दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, बल्कि शेप ऑफ द अर्थ इज अर्थ शेप्ड। अर्थ इज अर्थ शेप्ड, अर्थ शेप्ड मतलब पृथ्वी का अपना आकार जो है वो पृथ्व्याकार है। पृथ्वी का अपना आकार
पृथ्वी के आकार की तरह। मुझसे पूछे कि आप कौन हैं, तो मैं कहूँगा विशिष्ट। आप मुझसे पूछें विशिष्ट कौन है, तो मैं कहूँगा मैं ही हूँ विशिष्ट, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम विशिष्ट है। मेरे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दुनिया में किसी इंसान के तरह सेम टू सेम एग्जैक्ट मेरी तरह चेहरा, मेरे अंदर जो विचार हैं, मेरे अंदर जो मेरे जो रिश्ते हैं लोगों से, हूबहू हर चीज़ सेम टू सेम नहीं मिल सकता। कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, है ना। अगर किसी का नाम विशिष्ट हो भी गया तो हो सकता है उसका मेरा रूप रंग मेरे जैसा ना हो सकता हो कोई व्यक्ति मेरे रूप रंग जैसा हो, लेकिन हो सकता है उसका नाम विशिष्ट ना हो सकता हो मेरे रूप रंग जैसा ना हो उसका, और उसका नाम भी विशिष्ट हो, लेकिन जैसे जिसके साथ मेरे रिश्ते हैं उसके साथ उसके रिश्ते ना हो। तो सब चीज़ हूबहू नहीं मिल सकता। उसी तरह पृथ्वी का अपना आकार है, तो मैं अपने आप में विशिष्ट हूँ, ठीक है। आप अपने आप में, आपका जो भी नाम है, अनुराग है, आपका अपने आप में जो भी नाम है, प्रियांशी है, प्रियांशी है, आप अपने आप में जो भी आपका नाम है वो है, ठीक है। तो उसी तरह पृथ्वी के जब आकार की बात की जाती है तो पृथ्वी का अपना ही आकार है, तो उसको क्या कहा गया, पृथिव्याकार, ठीक है, भू आकार, पृथिव्याकार। लेकिन सब जो मॉर्फोलॉजिस्ट ने, जो ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी को अपने आकार के लिए पृथिव्याकार या भू आकार या जियो शेप कहना, थोड़ा सा इसको कुछ नाम देते हैं, ठीक है। तो इसको नाम क्या दिया गया, जियोइड शेप। जियोइड मतलब वही जियोइड, जियो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जियो का मतलब भू ही तो है, भू, धरा, धरती, पृथ्वी। तो जियो मतलब पृथ्वी के ही आकार का, जियोइड, जियोइड शेप की है पृथ्वी, ठीक है, जियोइड शेप की है पृथ्वी। तो कहीं पर भी देखिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पूर्णतः गोलाकार नहीं है, नॉट टोटली स्फेरिकल, इट्स शेप इज लाइक जियोइड शेप। जैसे पृथ्वी का आकार है वो अपने आप में यूनिक है, जिसको कहते हैं जियोइड शेप। फिर कहा गया कि कुछ इसको और यूनिक नाम देते हैं, तो ऑबलेट स्फेरॉइड कहा गया। क्या कहा गया, ऑबलेट स्फेरॉइड, ऑबलेट स्फेरिकल या ऑबलेट स्फेरॉइड। आप कहेंगे कि सर हिंदी में बता दीजिए, तो हिंदी में भी इसको ऑबलेट बोलते हैं, ऑबलेट गोलाकार शेप का है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, ऑबलेट स्फेरॉइड शेप का है, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है, ऑबलेट स्फेरॉइड शेप का है। अब सर इसको ऑबलेट स्फेरॉइड शेप क्यों कह रहे हैं, क्यों पूर्णतः गोलाकार नहीं है, इसके पीछे हम कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने आपको एक अप्रोच बताई कि कैसे हम पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम से, दोनों बाइलिंगुअल होगा, सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए होगा, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस होगा, 70% कॉन्सेप्ट, 30% आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो याद करने वाली इन्फॉर्मेशन होगी मैं याद कराने की कोशिश करूँगा, जो इंपॉर्टेंट बताने वाली होगी केवल बता दूंगा और याद आपको करना होगा, ठीक है। नोट्स आपको यहाँ से मिलते रहेंगे, बाइलिंगुअल में समझाते रहूँगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा वो पूछते रहिएगा, ठीक है। और आपको ये सारे नोट्स भी मिलते रहेंगे। हम लगभग 20, 22, 24 क्लासेस करेंगे, 40-45 घंटे में पूरी ज्योग्राफी प्री मेंस के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। फिर आ गए हम पृथ्वी का आकार कैसा होता है, तो हमने बताया आपको पृथ्वी का अपना एक यूनिक शेप होता है। यूनिक शेप जो होता है ना, उसी को बोलते हैं जियोइड शेप, उसी को बोलते हैं ऑबलेट स्फेरॉइड शेप, जो कि पूर्णतः गोलाकार नहीं है। पूर्णतः गोलाकार क्या होता है, पूरी तरह से गोल, जैसे एक बॉल होती है, आप देखते हो ना बॉल, ठीक है, वो एकदम पूरी तरह से गोल है। इसका मतलब पृथ्वी का अपना आकार है वो बॉल की तरह नहीं है, वो पूरी तरह से गोल नहीं है। तो कैसा है भैया पृथ्वी अपनी, वो उसका आकार जियोइड है, ऑबलेट है। तो कैसे ये जियोइड और ऑबलेट क्यों पूरी तरह से गोल नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा जल पी लें। चलिए देखते हैं भैया क्यों नहीं है पृथ्वी का आकार अपना पूरी तरह से गोलाकार, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का अपना पूरा आकार गोलाकार क्यों नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए आप कभी गाड़ी पे बैठे हैं, बिल्कुल गाड़ी पे बैठे होंगे, चाहे मोटर बाइक पे बैठे हो, मोटरसाइकिल पे बैठे हो, या कार पे बैठे हो, या बस पे बैठे हो। कभी जब वो गोल चक्कर से मुड़ती है ना, या गोल चौराहे से मुड़ती है, या कहीं पर टर्न लेती है, तो आपने देखा होगा कि जहाँ से वो टर्न लेती है वहाँ से क्या होता है, वहाँ से क्या होता है, आपके ऊपर एक बल लगता है बाहर की ओर, एक धक्का लगता है कि आप बाहर की ओर, आपके ऊपर बाहर की ओर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है आपके ऊपर, एक आउटसाइड फोर्स लगता है। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या होता है, जिस भी सेंटर के अराउंड
आपकी कार चल रही है, आपकी बाइक चल रही है, वहाँ से आपके ऊपर टेंडेंसी होती है कि आप बाहर की ओर मूव कर रहे हो। कार ऐसे जा रही है, आप कार में बैठे हो तो घूम रहे हो ऐसे, कार में बैठे हो तो बाहर की तरफ टेंडेंसी होती है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है यानी अभिकेंद्रीय बल होता है, ये आपको बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में फेंकने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी? 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होगी, बहुत चल रही होगी 60-70 किलोमीटर, मोड़ पर वैसे भी थोड़ी कम हो जाती है 50-60। तब आपको ये महसूस होता है कि हमको ढकेला जा रहा है 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब सोचिए, पृथ्वी इतनी अधिक वेग से चल रही है, 1690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अपने अक्ष पर घूम रही है, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो जो पृथ्वी इतनी आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी पर ये एक बाहर की ओर लगने वाला बल महसूस हुआ, तो सोचिए पृथ्वी पर इतनी तेज चल रही होगी, उस पर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो उसको सेंटर से बाहर की ओर फेंकेगा। तो पृथ्वी पर कौन लोग हैं? पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर उसकी सरफेस है। जो हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग अर्थ की सरफेस पर हैं। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पर पहाड़ियाँ हैं, अर्थ की सरफेस पर नदियाँ हैं, अर्थ की सरफेस पर फॉरेस्ट हैं, अर्थ की सरफेस पर लैंड वाला पार्ट है, अर्थ की सरफेस पर टेरेस्ट्रियल पार्ट है, अर्थ की सरफेस पर सी है, ओशियन है, सेटलमेंट्स हैं, वो सब क्या हैं? बाहर की ओर निकले हुए हैं। तो आप देखोगे कि अर्थ जो है इक्वेटर के अराउंड यानी मध्य भाग के अराउंड बल्ज शेप में बाहर की ओर निकली हुई है, बल्ज शेप। तो यू कैन से दैट अर्थ इज बल्ज अराउंड इट्स मिड पोर्शन, अर्थ इज बल्ज एट अराउंड इक्वेटर। इक्वेटर समझते हैं ना? पृथ्वी के लिए ये बात बहुत आसान होती है कि पृथ्वी को आप दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, और जो रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसी को कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर या भूमध्य रेखा। अभी जब हम लोग लैटिट्यूड पढ़ेंगे ना, उसमें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इक्वेटर को पढ़ना। ठीक है, इक्वेटर को पढ़ना जब हम आपको लैटिट्यूड बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ को हमने इक्वेटर से, लैटिट्यूड से दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, ठीक। तो अब अर्थ के अराउंड हमने आपको बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा सेंटर के अराउंड, अर्थ के मिड पार्ट के अराउंड। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अर्थ से ये जो बीच का भाग है बाहर की ओर, इसको धक्का लगेगा, बाहर की ओर इसकी टेंडेंसी होगी कि इस जो बीच के भाग हैं बाहर की ओर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो जैसे हमारे वो अंदर टेंडेंसी होती है किसी गोल चक्कर पर घूमते वाली गाड़ी से हम लोग बाहर खिसक जाते हैं, उसी तरह ये पृथ्वी पर भी जो लैंड मास है, जो ओशियन है, सरफेस है, वो सब बाहर की ओर निकल आएगा। तो क्या हो जाता है? पृथ्वी बाहर से थोड़ी सी निकली हुई होती है, मध्य भाग में बाहर से निकली होती है। इसी को कहते हैं अर्थ इज बल्ज्ड अराउंड इट्स सेंटर और अराउंड इक्वेटर। ठीक, तो अब ये हो गया सर। लेकिन सर आप कह रहे हो कि आपने ये भी सुना होगा कि सर पृथ्वी तो अपनी ओर सबको घसीटती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी पृथ्वी के अंदर होता है, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। आप कह रहे हो गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट होता है। आप कह रहे हो कि सर पृथ्वी अपनी चीज से बाहर खींच रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, लेकिन सेंटर के अराउंड ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के सेंटर के अराउंड लग रहा है, इक्वेटर के अराउंड लग रहा है, मध्य भाग के बारे में लग रहा है, अभी केंद्रीय बल मध्य भाग पर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय त्वरण जो है या गुरुत्वीय बल बहुत कम होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ा है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जी की वैल्यू होगी यहाँ पर बहुत कम होगी। जी की वैल्यू क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव ज़्यादा है, अभी केंद्रीय बल का प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से बाहर की ओर जाते जाएंगे, इक्वेटर से ऊपर की ओर, ये आपके पोल्स पाएंगे। क्या है? पोल्स। पोल्स क्या है? ध्रुव हैं। पोल्स क्या होते हैं भैया? ध्रुव होते हैं, जिनको कह रहे हैं पोल्स। ये नदर्न भाग में है यानी उत्तरी भाग में है तो नॉर्थ पोल हो गया, ये सदर्न पार्ट में है तो साउथ पोल हो गया। क्या है? साउथ पोल हो गया। ठीक है, साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? अब हमने आपको बताया कि केंद्र से बाहर की ओर लगेगा अब केंद्रीय बल ना, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो अधिक किसकी वैल्यू होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी। कम किसकी वैल्यू होगी? गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू कम होगी।
क्या कम किसकी वैल्यू होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होगी। अधिक किसकी वैल्यू होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू अधिक होगी। अब केंद्रीय बल की अधिकता होगी। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर की ओर जाएंगे यानी केंद्र से दूर हटेंगे, वैसे वैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि सेंटर के अराउंड घूम रही है पृथ्वी, सूर्य को केंद्र मान के घूम रही है पृथ्वी, है ना, अपने अक्ष पर भी घूम रही है पृथ्वी, सेंटर के अराउंड घूम रही है, तो सेंटर पर वो बल ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे, सेंटर से दूर मतलब इस रेखा से दूर जाएंगे, इक्वेटर से दूर जाएंगे, भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे, विषुवत रेखा से दूर जाएंगे, आप पाएंगे कि अब केंद्रीय बल कम हो रहा है। और पृथ्वी का अपना दूसरा गुण क्या है? अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्वालिटी, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे आप क्या कहते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब केंद्रीय बल कम हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, ध्रुवों पर जा रहे हैं, तो क्या बढ़ता जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड एज यू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, वेदर इट इज नॉर्दर्न पोल और इट इज सदर्न पोल। तो आप जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा और अब केंद्रीय बल का मान कम होता जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पोल्स पर पहुंचेंगे तो आप देखोगे कि अब पोल्स पर, ध्रुवों पर, एक पॉइंट पर पहुंच गए, यहाँ पे जब पॉइंट पर पहुंच गए तो आपने पाया कि पॉइंट के अराउंड तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, पॉइंट तो अपनी ही जगह पर स्थित है हमेशा। ठीक है, तो उस पॉइंट पर जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वहां पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, जीरो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो होगा तो सबसे ज्यादा वहां पर क्या होगा? जब पृथ्वी से बाहर धकेलने की क्षमता कम होगी तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा? पृथ्वी को अपने अंदर खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, यानी जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे कम होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पर सबसे कम होगा? पोल्स पर, ध्रुवों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चाहे वो नॉर्दर्न पोल है चाहे वो सदर्न पोल है, पोल्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत कम होगा। अब आपसे साइंस का, आप कह सकते हो कि सही है तो साइंस आप पढ़ा रहे हो, तो देखिए साइंस कहो, ज्योग्राफी कहो, आपको क्वेश्चन सही होना चाहिए। बाकी मुद्दे की बात यही है कि क्वेश्चन सही करो, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन बना बना के पूछता है स्टेट पीसीएस में, लॉ में आपका, या फिर यूपीएससी में भी कई बार पूछा, as you move from equator, as you move from line of equator towards poles, the value of G, the value of gravitational force increases। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, G का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी गुरुत्वीय बल का मान बढ़ता जाता है। तो बिल्कुल सही बात, सही है कि गलत है भाई? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ रहा है। As you move from equator टू सदर्न पोल, अब चाहे जिधर भी जाओगे, सदर्न पोल पे भी जाओगे तो यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीजिंग। गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ रहा है। जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, ये भी स्टेटमेंट दे सकता है, तो गलत बात है। द वैल्यू ऑफ जी वुड बी मिनिमम एट इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी वुड बी मैक्सिमम एट पोल्स, तो हाँ बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक कहां पर होता है? ध्रुवों पर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे कम मान कहां होता है? पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच या पृथ्वी के मध्य भाग के आसपास के क्षेत्र में होता है, इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है, अब केंद्रीय बल का, सेंट्रीफ्यूगल बल का मान सबसे अधिक कहां होता है? कहां होता है? तो आप कहोगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मैक्सिमम अराउंड द लाइन ऑफ इक्वेटर। तो अभिकेंद्रीय बल का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा के चारों ओर सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा के चारों ओर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ मूव करते हैं, जी की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है एंड वुड बी मैक्सिमम एट पोल्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो इनकी वजह से अब क्या होगा? अब आप एक शेप इमेजिन करिए कि बॉल एकदम गोलाकार लेके आए थे, लेकिन बॉल को बीच से बाहर की ओर निकाल दो, तो when ball become buzzed, when spherical shape become buzzed at its center, around its center and flattened around its flattened at its poles, बॉल को बीच से दबा दो और बाहर से निकाल दो, तो एक अजीब सी संरचना बनेगी। संतरे देखे हैं आपने, ऑरेंजेस, तो आप कभी देखो बॉल को नहीं दबा के बना सकते, लेकिन ऑरेंज ले आइए, ठीक है, कीनू जिसको कहते हो, कीनू ले आओ, ठीक है, तो आप क्या करो, ऊपर से दबाओ तो कीनू क्या होगा? बाहर की ओर निकलेगा। ठीक है, जब ऊपर से आप दबाओगे पोल्स को तो बाहर की ओर निकलेगा। तो वैसे कुछ संरचना होती है। तो अर्थ इज बल्ज्ड एट अराउंड इट्स सेंटर बट फ्लैटेंड एट पोल्स। पोल्स पे क्यों फ्लैटेंड है? क्योंकि अर्थ जो है
अर्थ जो है यहाँ से इसकी टेंडेंसी है सब कुछ अपने अंदर खींचने की। तो जो भी यहाँ पे लैंड मास है, जो भी यहाँ ग्लेशियर्स हैं, जो भी यहाँ पर्वत पहाड़ झरने सब हैं, वो दबेंगे। कहाँ दबेंगे? सेंटर की तरफ खिंचाव होगा। अब चीजें जहाँ दबेंगी, जो लैंड है, जो टेरिटरी है, वो दबेगी, जो सरफेस है वो दबेगी। इसलिए पृथ्वी ध्रुवों पर दबी हुई है। ठीक है, पृथ्वी ध्रुवों पर फ्लैटेंड है। ठीक, तो अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स। क्यों फ्लैटेंड है? बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आज ज्यादा है, इसका मतलब पृथ्वी ध्रुवों पर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होगी, ध्रुवों पर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होगी। तो अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्ज्ड अराउंड इट्स सेंटर अराउंड द लाइन ऑफ इक्वेटर। ठीक, तो आप किसी कीनू को लाइए, बॉल को लाइए, उसको दबाइए, यानी उसके पोल्स को दबाइए और बीच से वो थोड़ा सा बाहर निकल जाए, कुछ उसी तरह की शेप की अर्थ है। ठीक है, समझ गए कारण के साथ? काहे अर्थ बल्ज है सेंटर पर? बिकॉज ऑफ हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराउंड द लाइन ऑफ इक्वेटर। व्हाई अराउंड द लाइन ऑफ इक्वेटर? बिकॉज ऑफ रोटेशनल एंड रेवोल्यूशन मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अराउंड सन एंड अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक, as we move forward from equator to pole, the value of centrifugal force decreases and the value of gravitational force, value of g increases, and because of the high gravitational force at the poles, earth is flattened, अर्थ दबी हुई है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने ध्रुवों पर दबी हुई और भूमध्य रेखा के चारों ओर बाहर की ओर निकली हुई। और इसको एक विशेष नाम क्या दे दिया गया? ऑबलेट स्फेरॉइड। हिंदी वाले भी ध्यान रखेंगे, ऑबलेट स्फेरॉइड। ठीक है, ऑबलेट गोलाकार। तो आप अभी तक क्या क्या नाम जान गए पृथ्वी के आकार के, शेप के? ऑबलेट स्फेरॉइड या ऑबलेट स्फेरिकल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पूर्णतः, कई बार स्टेटमेंट पूछा गया अर्थ इज टोटली स्फेरिकल, और कई बार लिखा गया अर्थ इज नॉट टोटली स्फेरिकल। तो अर्थ इज नॉट टोटली स्फेरिकल, द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑबलेट स्फेरॉइड। या सीधे इसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप कहोगे ऑबलेट स्फेरॉइड टाइप से। या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जियोइड भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के आकार की तरह है, तो जियोइड भी हिंदी में लिख लोगे आप, जियोइड प्रकार का। तो ये हो गई पृथ्वी के आकार के बारे में। अब हम पृथ्वी के आकार से आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के मोशन के बारे में, मोशंस ऑफ द अर्थ। यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है, पृथ्वी गति कैसे करती है? तो मुख्यतः आप किताबों में दो प्रकार की गतियां पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। बुक्स में आप लोग दो तरह की गतियां पढ़ते हैं, यानी एक पढ़ते हैं आप लोग रोटेशनल मोशन, एक पढ़ते हैं रेवोल्यूशनरी मोशन। और कहीं कहीं आप बुक्स में क्या पढ़ते हो, एक और टाइप का मोशन पढ़ते हो, प्रिसीजन मोशन। ठीक है, तो हम यहाँ तीनों प्रकार के मोशन पढ़ेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ किस प्रकार की होती हैं। घूर्णी गति होती है, एक रेवोल्यूशनरी गति होती है, ठीक है, परिक्रमण की गति होती है, और एक प्रिसीजन मोशन होती है। प्रिसीजन मोशन मतलब अपने एक्सिस को ही चेंज करना। ठीक है, अपने अक्ष को ही चेंज करना। तो रोटेशनल, रेवोल्यूशन और प्रिसीजन, ये तीन प्रकार की गतियाँ होती हैं। मुख्यतः दो प्रकार की, रोटेशनल और रेवोल्यूशन। अगर तीन प्रकार की भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तीन प्रकार की भी गतियाँ होती हैं, रोटेशनल, रेवोल्यूशन और प्रिसीजन मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? पृथ्वी का अपनी है अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना, ये होता है रोटेशनल मोशन। तो अपने ही अक्ष पर घूमना मतलब मैं जहाँ खड़ा हूँ यहीं पर घूमते रहूँ, यहीं पर घूमते रहूँ। ये पेन है, ये जहाँ पर है यहीं पर घूमते हैं, यहीं पर घूमते रहेगी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, मेरा हाथ यहाँ पे है, ये अर्थ है, यहीं पर पूरा ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये क्या हो गया? रोटेशनल मोशन। इसकी ये एक्सिस है, तो अपनी एक्सिस पर ही घूमना, अपनी धुरी पर घूमना, अपने अक्ष पर ही घूमना क्या होता है? घूर्णी गति होती है, घूर्णन गति होती है, रोटेशनल मोशन होती है। अपने एक्सिस पर ही घूमना क्या है? घूर्णन गति होती है।
और किसी को एक ऑब्जेक्ट को सेंटर मानकर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जब घूमता है एक निश्चित पाथ पर, एक निश्चित पथ पर, एक प्री डिफाइंड पाथ पर घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशनरी मोशन। जैसे मंदिर आप सब जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? भगवान को जो गर्भगृह होता है, भगवान का जो केंद्र होता है, जो मंदिर का सेंटर होता है, उसको केंद्र मानकर आप लोग मंदिर की परिक्रमा करते हो। तो ये क्या है? कैसी मोशन है? परिक्रमण गति। परिक्रमा करते हो तभी तो परिक्रमण गति हो। जिस पाथ पे परिक्रमण कर रहे हो उसी को बोलते हैं पाथ ऑफ सर्कम्बुलेशन, परिक्रमा का पथ, ठीक है, पाथ ऑफ सर्कम्बुलेशन। तो इस तरह की गति जब किसी चीज को केंद्र मानकर, किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर में कंसीडर करते हुए कोई गति चारों तरफ होती है, वो रेवोल्यूशनरी मोशन होती है। अपनी ही एक्सिस पर कोई गति हो रही तो रोटेशनल मोशन। घूर्णी गति अपनी ही एक्सिस पर और किसी बिंदु को केंद्र में रखकर चारों तरफ की गति क्या होती है? किस तरह की गति होती है? किस तरह की गति होती है? रोटेशनल मोशन, यानी परिक्रमण की गति। तो चलो एक एक गति पढ़ते हैं। पहले घूर्णन की गति यानी रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन ये होता है भैया कि जब अपने ही अक्ष पर घूमना होता है। पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूम रही है तो रोटेशनल मोशन होता है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है। अब ये मान लीजिए सन है और ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ अपने वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जानते हैं सब लोग, अपने एक्सिस से 23.5 झुकी हुई है। तो अर्थ के सामने जो पार्ट होगा वहां दिन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिए, अगर ये पूरा ऐसे होता तो यहां तक ये सूरज की रोशनी पहुंचती, लेकिन इसका थोड़ा भाग ऐसे टिल्टेड है तो सूरज की रोशनी यहीं तक पहुंच रही है, और यहां पर उस तरफ ज़्यादा है, मतलब सूरज की रोशनी इतनी एक्स्ट्रा भाग में पहुंच रही है, और जितनी उधर एक्स्ट्रा पहुंच रही है इतनी कम इधर पहुंच रही है। तो सूरज के सामने जो भाग है पृथ्वी का, सन के सामने जो भाग है पृथ्वी पर, वहां पर दिन है। सन के पीछे जो भाग है वहां पर रात है। अब अर्थ जो है रोटेट कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, घूर्णी गति कर रही है अपने ही एक्सिस पर, अपने ही एक्सिस पर घूर्णन गति कर रही है। इसका मतलब सन के सामने, सूर्य के सामने जो पार्ट आएगा वहां दिन होगा, और जो सूर्य के पीछे जाएगा वहां रात होगा। तो ऐसे घूर्णन गति कर रही। तो पृथ्वी अपना घूर्णन कितने देर में पूरा करती है? 24 घंटे में। इसीलिए कहते हैं 24 घंटे में एक बार दिन, एक बार रात होती है, 12-12 घंटे की, ठीक है, सामान्यतः, ठीक। 12 घंटे जो है 12 घंटे, 12.5 घंटे, वो सब अलग बात है, वो धीरे धीरे हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों होता है तो क्लाइमेटोलॉजी में। तो यहाँ क्या हुआ? जो भाग सूर्य के सामने वहां दिन, जो भाग सूर्य के पीछे वहां रात। रोटेशनल मोशन अगर ना हो तो क्या होगा? पृथ्वी ऐसी की रुकी हुई है, रोटेट ही नहीं कर रही, तो जो जिस भाग पर दिन है उस भाग पर दिन रहेगा, जिस भाग पर रात है उस भाग पर रात रहेगी। इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? अपने ही एक्सिस पर पृथ्वी का रोटेट करना, ठीक है, अपने ही एक्सिस पर पृथ्वी का रोटेट करना। अब आप कहोगे कि सर घूम तो रही है पृथ्वी, लेकिन कुछ वेलोसिटी होगी, किधर घूम रही? इधर घूम रही है कि इधर घूम रही है? कैसे घूम रही? तो दो चीजें आती हैं, वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। रोटेशन की स्पीड, रोटेशन का वेग, रोटेशन की गति, घूर्णन की गति और घूर्णन की दिशा, तो दोनों चीज देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जो डायरेक्शन होती है रोटेशन की वो कैसी होती है? वेस्ट टू ईस्ट होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, पश्चिम से पूरब की ओर होती है। क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर। अब आप कहोगे कि सर मैं आपको दो चीज बताता हूँ, ये है एक पश्चिम से पूरब और ये है एक पश्चिम से पूरब, दोनों चीजें हैं पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, ठीक, मानते हो आप लोग? ठीक, तो मैंने कहा पश्चिम से पूरब होती है, तो क्या करोगे आप लोग? ये वाली पश्चिम से पूरब होती है कि ये वाली पश्चिम से पूरब होती है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, पश्चिम से पूरब की ओर जो गति होती है वो तो होती ही है, लेकिन कैसे होती है? ये जो पश्चिम से पूरब की ओर की गति होती है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, यानी घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में ये गति होती है, ठीक है।
घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। तो आप कहोगे कि सर की स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है भैया, स्पीड इसकी 1690 किलोमीटर पर आवर, 1690 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1690 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अपनी गति की दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज मैनर में 1690 किलोमीटर की डायरेक्शन में होती है। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर। इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग, अगली नेक्स्ट क्लास भी आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी और वो भी फ्री क्लास होगी। आप देखिएगा, पहचानिएगा कैसी है क्लास, फिर उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करिएगा। आपका यहाँ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।